नमस्कार, प्राइम टाइम में हाजिर हैं। आम आदमी पार्टी लगातार कई मोर्चों पर घिरी हुई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर आज सीबीआई की टीम कुछ जानकारियां हासिल करने पहुंची। एक विज्ञापन टॉक टू AK मामले में बयान दर्ज कराना था। सीबीआई का कहना है कि सिसोदिया को पहले से बता दिया गया था और वो इस मामले पर कुछ सफाई देने के लिए तैयार भी थे और उसके बाद सीबीआई टीम घर गई थी। करीब 6 घंटे वहां रही। हालांकि आम आदमी पार्टी इसे छापा बताकर बदले की कार्रवाई कह रही है। उधर राजनीतिक स्तर पर आम आदमी पार्टी अलग थलग सी पड़ गई है। कल बुधवार को विपक्षी दलों के राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार को लेकर हुई बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई। इससे पहले मई में 17 पार्टियों की बैठक में आपको शामिल करने के लिए वाम नेता सीताराम येचुरी और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने एक प्रस्ताव दिया था कि जिसे कांग्रेस और एनसीपी ने नकार दिया। गुलाम नबी आजाद और शरद पवार ने आपत्ति जताते हुए कहा कि आपके सदस्यों का आचरण आपत्तिजनक रहा है। प्रशासकीय मसलों पर देखें तो 2 दिन पहले दिल्ली सरकार को PWD का नोटिस मिला है, जिसके तहत उसे 27,73,000 रुपए किराए के तौर पर चुकाने होंगे। ITO के दफ्तर पर कब्जा अवैध बताते हुए ये रकम चुकाने के लिए कहा गया है। नोटिस में कहा गया है कि आपको नियम के विरुद्ध दफ्तर मिला है, खाली करो या किराए दो। आपका कहना है कि दूसरी पार्टियों की तरह उसे भी दफ्तर मिले। 2017 अप्रैल में LG ने आपके इस दफ्तर का आवंटन रद्द कर दिया था, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर राज्य स्तर की पार्टी को दफ्तर देने के लिए जगह देने की योजना बनाई थी और इसके लिए अपनी पार्टी के मंत्री का बंगला आवंटित कर दिया था। बड़ी चुनौती पार्टी की अंदरूनी कलह की भी है, जो लगातार सामने आती रहती है। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, फिर कपिल मिश्रा के जाने के बाद अब कुमार विश्वास का मामला गर्म है। एक समय अपने छोटे भाई के रिश्ते के बाद हम सभी पार्टी के लिए काम करते हैं, हम रिश्तेदार नहीं हैं कि बयान तल्खी बताता है। कुमार विश्वास के लिए कहा गया कि कांग्रेसियों को खूब गाली देते हैं पर राजस्थान में वसुंधरा के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, ऐसा क्यों? गौरतलब है आपके विधायक अमानतुल्लाह खान ने कुमार विश्वास पर बीजेपी के साथ होने का आरोप लगाया था। सजा के तौर पर उसे निलंबित किया गया, लेकिन इसके बाद उसे अल्पसंख्यकों पर विधानसभा की कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। कल दिए इफ्तार के दौरान अरविंद केजरीवाल खान के साथ नजर भी आए। तो पार्टी के अंदर नेताओं की रस्साकशी के बीच अरविंद केजरीवाल के पार्टी को संभाल पाने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अपने ही विधायकों, अफसरों से परेशान केजरीवाल ने उन्हें चिट्ठी लिखकर कहा है कि पिछले विधायक दल मीटिंग में हमने तय किया था कि सभी विधायक रोज सुबह जनता के मिलने के लिए अपने दफ्तर में उपलब्ध रहेंगे। कुछ क्षेत्रों में लोगों की शिकायत है कि उनके विधायक उसे कभी मिलने नहीं आए हैं। तो केजरीवाल ने विधायकों को किस दिन जाएंगे पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के मुख्य सचिव को भी चिट्ठी लिखकर कहा है कि मैंने निर्देश दिया था कि सभी अफसर अपने दफ्तर में बिना अपॉइंटमेंट जनता से रोज सुबह मिलेंगे, जबकि मुझे पता चला है कि बहुत से अफसर इसका पालन नहीं कर रहे। CM ने दफ्तर के बाहर बोर्ड लगाने के लिए भी कहा था कि 10 से 11 के बीच आप अफसर मिलेंगे। बहरहाल शायद नगर निगम चुनावों में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन से आपकी जनता से बढ़ती दूरी के संकेत मिले हैं। तो शायद इसलिए अरविंद केजरीवाल ने विधायकों और अफसरों से गुजारिश की है कि शायद वो खुद आज पश्चिमी दिल्ली के सरकारी अस्पताल का दौरा किया और मरीजों से मिल रही सुविधाओं का उन्होंने जायजा लिया। तो आज हम समझेंगे आम आदमी पार्टी के इस समय अस्तित्व को। क्या उसकी जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है वो हावी हो गई, क्या अंदरूनी कलह भारी पड़ी, या फिर किस तरह से प्रशासकीय अनुभव की कमी का अब हम सबके सामने उदाहरण मिल रहा है। तो प्राइम टाइम में यही समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं। सौरभ भारद्वाज प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, संजय सिंह पॉलिटिकल एडिटर फर्स्ट पोस्ट के और अभय दुबे एडिटर CSDS के हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सौरभ, सबसे पहले आप ही से, कई मोर्चों पर घिरी हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी और परेशानियां ज़्यादा हैं। जी, हम तो देखिए शुरू से आम आदमी पार्टी ये कहती आई है, हम भी कहते आए हैं कि हम राजनीति में दोस्त बनाने नहीं आए। और जिस तरीके की पार्टी की शुरुआत थी और जिस तरह से पार्टी अपना काम करती है, जिस तरह से हमारी पोजीशनिंग रहती है, और कुछ लोग हमें अनकन्वेंशनल पार्टी मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आप नहीं रहे, मगर जिस तरीके से राजनीतिक अछूत आज भी हमें माना जा रहा है, जैसा आपने रिपोर्ट में भी देखा, कांग्रेस भी हमें अछूत मानती है, भाजपा भी हमें अछूत मानती है। तो कहीं ना कहीं मुझे तो दिल में इसको सुन के खुशी होती है
आप कि आज भी हम शायद उनके उन पैमानों पे खड़े नहीं उठ रहे। इसी बात को उठाते हैं जो आपने कहा कि राजनीतिक अछूत की तरह पे हमें माना जाता है, लेकिन आप इसके लिए खुद जिम्मेवार नहीं है। अब आप देखिए, आपको राष्ट्रपति चुनाव, हमारे देश के इतने बड़े चुनाव हैं, उस पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करती है, तमाम विपक्ष लामबंद होने की कोशिश कर रहा है। केंद्र में इतनी मजबूत सरकार है, उसके खिलाफ एक मजबूत विपक्ष बनना चाह रहा है, तमाम कोशिशें हो रही हैं। यहाँ तक देखिए कि सीताराम येचुरी और ममता बनर्जी जो धुर विरोधी हैं पश्चिम बंगाल में, वो आप लोगों को साथ लाने के लिए प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन जो आप लोगों का रवैया रहा है उसके कारण आप अपने विपक्ष के साथ एक राजनीति में वो रहता है, राजनीतिक परिपक्वता का जो उदाहरण होता है वो नजर नहीं आया आम आदमी पार्टी की तरफ से। मैं ये जरूर मानूंगा कि हो सकता है आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो शायद जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको हजम नहीं होती। मगर जहाँ तक विपक्ष और एक मजबूत विपक्षी आवाज़ होने का सवाल है, हम लोगों ने हमेशा से मजबूत विपक्ष की आवाज़ उठाई है। जब नोटबंदी का मामला था, जब हर आदमी, हर पॉलिटिकल पार्टी इसके बारे में कुछ कहने से डर रही थी, हमारी पार्टी थी जिसने सबसे पहले कहा कि इससे देश में बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे। और आज जैसे कि डेटा आ रहा है, लोगों को पता चल रहा है, उससे काफी नुकसान हुए। अगर विपक्ष का मतलब, अगर विपक्ष अब तक आकलन हो रहा है, हाँ अब तक आकलन हो रहा है, अगर विपक्ष का मतलब ये है कि जो पॉलिसीज गलत हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना मतलब है, तो हम उसकी भूमिका अपनाते हैं। मगर हो सकता है कई सारे पैमानों में हम उनके साथ खड़े नहीं उतर रहे। अबे जी, अगर हम ये पहले ही इस एस्पेक्ट को देखें, जो राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष लामबंद हो रहा है और इसमें आम आदमी पार्टी अछूत है, बिल्कुल मतलब अछूत ये कह रहे हैं, मतलब उनको साथ नहीं लिया गया, क्या कमी रह गई? अब मुझे तो लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं और उनकी जो क्षेत्रीय हैसियत है, इन दोनों के बीच में एक शत्रुतापूर्ण अंतर्विरोध बन गया है, एक एंटेगोनिस्टिक कंट्रडिक्शन दोनों के बीच में बन गया है। आम आदमी पार्टी ने बिना अपने आप को अपने क्षेत्रीय मुकाम पर स्थापित किए हुए पूरी तरह पूरे राष्ट्र में फैलने की, दिल्ली से बाहर जाने की, बड़ी बड़ी जीतें हासिल करने की ये कोशिश की है, जिसके अंदर वो नाकाम रही। अगर वो कामयाब हो जाती तो आज कांग्रेस और एनसीपी ने जो आपत्ति की है उनको विपक्ष का हिस्सा बनाने में, तो वो उनकी आपत्ति खारिज हो जाती और ये हो सकता है वो आपत्ति ही ना करते। अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव जीत जाती और पंजाब में सरकार बना लेती तो फिर कौन आपत्ति करता? कोई आपत्ति नहीं करता। तो दिल्ली से बाहर फैलने में जो उनकी नाकामी है, उसका खामियाजा उनको यहां पर उठाना पड़ रहा है। और अब उनकी ठीक से समझ में आ रहा है कि कोई क्षेत्रीय ताकत जब राष्ट्रीय बनना चाहती है तो उसके सामने कितनी मुश्किलें आती हैं। ध्यान कीजिए, आज तक कोई भी क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रीय शक्ति नहीं बन पाई। बहुजन समाज पार्टी ने कितनी कोशिश की, कांशीराम के जमाने से कोशिश की, कई चुनाव भी उत्तर प्रदेश में जीते, लेकिन वो राष्ट्रीय शक्ति नहीं बन पाए। समाजवादी पार्टी ने बहुत कोशिश की, बहुत सी क्षेत्रीय ताकतों ने कभी कोशिश ही नहीं की, जैसे तमिलनाडु की या बीजू जनता दल की या आंध्र प्रदेश की ताकतों ने तो कभी प्रयास ही नहीं किया। लेकिन उत्तर भारत की ताकतें कुछ प्रयास जरूर करती हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई अभी तक। तो आम आदमी पार्टी, जिसकी आत्म छवि, जिसकी सेल्फ इमेज राष्ट्रीय पार्टी की है, भले ही उसका जनाधार क्षेत्रीय है, वो उसने कोशिश की लेकिन वो नाकाम रही। उस नाकामी का ही कारण है जो उसे अभी विपक्षी एकता के साथ शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो क्षेत्रीय दल हैं, जैसे समाजवादी पार्टी या मायावती भी इसमें शामिल थी। संजय, जो पिछली मई में बैठक हुई है विपक्ष की, उसमें 17 पार्टियां शामिल हुई थी। अभी जो ये बैठक हुई कल, उसमें 9 पार्टियां शामिल हुई। तो ऐसा नहीं है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो शामिल नहीं हो पा रहे। क्या आपको लगता है यहाँ पर कमी रह गई? देखिए, पहली चीज तो ये है, जो चीज सौरभ जी कह रहे थे उससे मैं वाकफियत नहीं रखता। अस्पृश्यता जो है किसी भी तरह की, या राजनीतिक हो या सामाजिक हो, वो अच्छी चीज नहीं है। एक समय में बीजेपी जब जनसंघ थी और बाद में बीजेपी के तौर पे भी जब आई थी, तो उसके साथ ये अस्पृश्यता का टैग लगा हुआ था, जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से दूर किया है। तो आपके लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है। अगर वो ये कह के खुश होते हैं कि हम अछूत हैं, तो वो अच्छी चीज नहीं है, या उनको कोई मानता है अगर अछूत, तो वो अच्छी चीज नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इसी पार्टी के एक अन्य नेता कुछ समय पहले एक किसी प्रोग्राम में वो विपक्षी एकता में आपके शामिल होने की बात कर रहे थे कि ये समय आ गया है जब हमें साथ मिलकर के काम करना चाहिए। ये जो समस्या आपके सामने हुई है, ये समस्या इसेंशियली राजनीतिक है, उनके थॉट प्रोसेस का है। जो चीजें आप अपने ओपनिंग उसमें कह रही थी, वो तमाम चीजें हो सकते हैं। जो अभय जी कह रहे थे महत्वाकांक्षा,
वो महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा हो गई कि आप चुनाव लड़ने के पहले ही चुनाव जीत जाने का मतलब दम लेकर के उसके आगे की बात करने लगे। लेकिन मायावती की भी नेशनल एस्पिरेशंस थी, उन्होंने भी कोशिश की जिस तरह से देखिए, आपने की। देखिए, कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात लेकिन तो नहीं। उसमें लेकिन उससे पहले अपनी क्षमताओं का आकलन तो करना चाहिए। हाँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ। हाँ, देखिए, कांसीराम शुरू किए थे पंजाब से, और कांसीराम ने काफी ग्राउंड पे धीरे धीरे काम करते करते वो एक पार्टी बनी थी। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से आई है, मतलब ऐसे और भी पार्टियां आई हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, जिनका वो ह्रास हुआ है। तो एक समय में आप सोचते हैं कि आपकी जो हाल हो रही है वो एजीपी जैसी तो नहीं होती जा रही है, मतलब एक समस्या वो भी है। दूसरी चीज ये है कि ये जो आपकी क्षमता है कि आप सीधे एक्सपैंड करते हैं। अब देखिए, आप राजस्थान जाने की बात कर रहे हैं और उसी में पार्टी में मतलब उनके जो संयोजक वहां के लिए या पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, उनके खिलाफ ही यहाँ पे बात होने लगी, कुमार विश्वास के खिलाफ। चलिए इसी पॉइंट पर आते हैं। जो इनका ये अभय ने जिस तरह से बताया कि जो आपकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं, जो हार्वी सभी क्षेत्रीय दल जो हैं वो भी अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा रखते हैं, राजनीति में आए हैं तो रखेंगे ही। लेकिन क्या आकलन किया आपने पार्टी के अंदर जो आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है? क्योंकि तमाम दल, अब ऐसा तो नहीं कि सीताराम येचुरी और ममता बनर्जी ने एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाया। उन्होंने 30 साल का 40 साल का उनका सत्ता समाप्त करके धराशायी कर ममता बनर्जी वहां पर आई, लेकिन कुछ मुद्दों पर साथ आ जाते हैं लोग। ऐसा क्या आम आदमी पार्टी के व्यवहार में है कि उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा? ऐसा तो नहीं है कि सरकार के तमाम विरोध में तमाम राजनीतिक दल आरोप लगाते हैं सरकार पर? देखिए, मोटे तौर पे अगर एतराज हुआ है तो कांग्रेस और भाजपा से तो सभी को मालूम ही है, और कांग्रेस का भी एतराज है हम पे। तो मोटे तौर पे देखिए, एनसीपी भी मान सकते हैं, मोटे तौर पे इनका एतराज मुझे लगता है शरद पवार ने भी कैटेगोरिकली कहा है। देखिए, ये बात सब लोग समझते हैं और समझ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर एक्सपैंड करेगी। आज हो सकता है कि हम पंजाब में सरकार बनाने में नाकाम रहे हों, मगर हम पंजाब के अंदर प्राइमरी अपोजिशन पार्टी हैं, अपोजिशन लीडर हमारे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये महत्वाकांक्षा के अंदर सिर्फ हम ही फूले नहीं समा रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है। तमाम मीडिया चैनल्स की तरफ से इंडिपेंडेंट सर्वेज के अंदर साल भर पहले ये बात आकलन हो रहा था। इनफैक्ट कुछ चैनल्स ने तो इलेक्शन से पहले भी कहा कि आम आदमी पार्टी वहां पे सरकार बनाने जा रही है। राजनीतिक गलतियां होती हैं, कुछ भी आप सरकार तो हमारी समस्या ये है कि भाजपा और कांग्रेस को लगता है कि कब हमारे खिलाफ ये किस क्षेत्र में या किस स्टेट के अंदर खड़े होंगे उनको ही नहीं मालूम। तो वो आप कह रहे पॉलिटिकली वो आपसे डरे हुए हैं। वो पॉलिटिकली आप अभी भी मानते हैं कि पॉलिटिकली सोच रहे हैं आप डरे हुए हैं। वो पॉलिटिकली नहीं चाहते कि हमको कोई भी स्पेस दिया जाए और हम नेशनल पटल पे कहीं पे भी। ये डर वर की बात है या जो आपने कहा कि आप खुद ही आंखें नहीं? पार्टी तो खैर आम आदमी पार्टी से किसी जमाने में जरूर कुछ चौंकती थी, लेकिन आजकल तो बिल्कुल नहीं डरी हुई है। लेकिन कांग्रेस को जरूर लगता है कि आम आदमी पार्टी जहां भी जाएगी वो उसका जनाधार जो है वो उससे तोड़ लेगी। शायद ये आरोप भी लगा है। इस मीटिंग में जो ये प्रेसिडेंशियल इसके लिए मीटिंग हुई उसमें कांग्रेस ने बोला है कि तो आरएसएस से जुड़ी हुई है आम आदमी पार्टी या बीजेपी का प्लान बी टीम बी। बात दूसरी हो गई। वो एक आरोप कहना है कि कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस के जो परंपरागत समर्थक हैं वो उसका जो पूरा स्पेस है, मतलब वो आम आदमी पार्टी ले लेगी। जो दिल्ली में उसने किया वो राजस्थान में भी कर सकती है। पंजाब में उसकी वजह से एक तरह से लगने लगा था कि कांग्रेस चुनाव हार जाएगी या चुनाव कांग्रेस भाजपा को नहीं हरा पाएगी, अकाली दल को नहीं हरा पाएगी। तो इस तरह का अंदेशा कांग्रेस को लगता है, इसीलिए वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ ज्यादा मुखर है। अगर आम आदमी पार्टी पश्चिम बंगाल में भी अपनी राजनीति करना शुरू कर दे, अगर वो, तो फिर वहां ममता बनर्जी को भी उससे दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि राजनीति तो फिर कोई इसमें रियायत नहीं करती। ठीक है। सौरभ, जो सवाल संजय ने उठाया राजस्थान की बात, कुमार विश्वास आपने उनको प्रभारी बनाया, जिन हालात में प्रभारी बनाया वो हम सबके सामने, वहां पे भी मुश्किल इतनी, अपने एक फाउंडर मेंबर के साथ इस तरह की स्थिति होना, इतनी तलखी आ जाना। मैं आपको बताता हूँ, मैंने खुद इस चीज के ऊपर बड़ा सोचा, आकलन किया। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में सोचा कि इन पॉलिटिकल पार्टीज का इतना बड़ा कुनवा है, ये इतने बड़े कुनवे को कैसे साथ लेके चलते हैं, हम क्यों नहीं चल पा रहे। बिल्कुल। और जवाब मुझे खुद ही मिला कि इनके यहाँ भी खूब गृह कलेश होते हैं, इनके यहाँ भी कुनवे में खूब लड़ाई होती है, इनके यहाँ भी फाउंडर मेंबर्स क्या, जिसको भीष्म पितामह बोला जाता है, उसको भी मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया जाता है, उसकी मर्जी के खिलाफ बिठा दिया जाता है। बेस तो देखिए कितना बड़ा है। मगर क्या होता है, क्योंकि हमारी पार्टी का अस्तित्व इतना छोटा है कि हमारे खिलाफ अगर कोई आदमी हमारी पार्टी का बोलना चाहे तो उसको प्लेटफॉर्म थाली में परोस के दिए जाते हैं। उसको कहा जाता है कि आपकी दूसरे पेज पर खबर छपेगी और पूरे आधे पेज की छपेगी।
आपको 3-3 मिनट, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाया जाएगा। चाहे आप निरी बकवास रोज ही करें, वही पुरानी चीज रिपीट करें, चाहे वो कपिल मिश्रा का मामला हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, तो इस तरीके से इन चीजों को एम्पलीफाई किया जाता है। आम आदमी पार्टी के मामले में और पार्टीज के अंदर भी तमाम लोगों पर, मीडिया पर आरोप हमेशा से लगा कि इतना नहीं, ये है पार्टी को मिलता भी रहा है, क्योंकि अरविंद वही बात है अगर आप देखें जी। हाँ।